नमस्कार, बहुत बहुत जोरदार स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। गोपाल जी। जी गोपाल जी। फर्ज कीजिए एक जमीन है जहाँ पर सिर्फ नमक है। नमक मिलता है उस जमीन से। जी। उस जमीन में कभी खेती की जा सकती है? अगर जमीन पे नमक है तो फिर कैसे खेती होगी गोपाल जी? लेकिन ये कमाल कर दिखाया है हमारे देश की शान ने। अच्छा जी हाँ। तो मिलते हैं उनसे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले में। वहाँ उत्तन गांव है, वहाँ हम मिलेंगे विनीत जी से। उन्होंने न सिर्फ एक बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया बल्कि और भी बहुत कुछ किया। देखते हैं उनके बारे में एक वीडियो। पुण्य पुरातन देश हमारा, मानवता आदर्श रहा, संस्कृति का पावन मंगल स्वर, कोटि कंठ से नित्य बहा, सकल विश्व का मंगल करने, सर्वस्वार्पण प्रेरणा, निशिदिन प्रतिपल चलती आई, राष्ट्र धर्म आराधना, वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जगजननी वंदे। मनुष्य महान तब बनता है जब वह भीड़ से निकलकर जन कल्याण के लिए आगे आए और लोगों को विकास के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करे। ज्ञान का प्रसार ही समाज के विकास का एकमात्र आदर्श रास्ता है। हमारे आज के आदर्श किसान विनीत गोयनका ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने कृषि के विकास में योगदान देने के साथ साथ कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम कार्य किए। तय हुआ कि यहाँ पे कुछ अलग किया जाए। केवल हमारे खेत का समस्या पूर्ण करते हुए ठाणे जिला को जो प्रॉब्लम है, पूरे महाराष्ट्र को जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में कुछ चिंता किया जाए। और इसीलिए केशव सृष्टि कृषि तंत्र विद्यालय इसका नियोजन हुआ। ये आवासीय कोर्स है जिसके अंदर आजू बाजू के ट्राइबल बच्चे, किसानों के बच्चे आते हैं और पढ़ाई करते हैं। कहा जाता है कि जब जागो तब सवेरा। विनीत गोयनका ने अपने जीवन यापन के लिए एक अलग राह चुन ली थी। दूर दूर तक कृषि से उनका कोई नाता नहीं था, लेकिन समय का पहिया उन्हें कृषि के नजदीक ले ही आया। 1995 में जब मैंने पदव्युत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, मनुष्य बल के अंदर किया था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मैंने पढ़ाई की थी। और फिर किसी ने कहा था कि नौकरी करना सबसे बढ़िया होता है, घर का खर्चा नहीं चलता है और व्यवसाय के लिए जब धन नहीं होता है तो खेती नहीं करते हुए अपने नौकरी करनी चाहिए। और हमने भी नौकरी की। IBM में नौकरी करके 2003 में ये रियलाइज़ हुआ, ये जाना कि नौकरी करना एक बात होती है लेकिन समाधान नौकरी में नहीं मिलता है। दरमियान क्या करना चाहिए भी बात चल रही थी और यहाँ पे मुलाकात विमल केडिया जी से हुई, जिन्होंने उत्तन के इस प्रकल्प से मेरा परिचय करके दिया। तो क्या सिर्फ नौकरी करके पेट भरेगा या फिर अपने लिए ही सिर्फ साधन जुटाएगा, समाज के प्रति कोई जवाबदारी नहीं तेरी? ये बात मन सुनने के बाद तो थोड़ा सा मन में हिचक हुआ कि भाई हम भी इस धरती के पुत्र हैं, वसुंधरा से हमारा भी प्रेम है, हमने भी भारत माता के लिए कुछ करना चाहिए, हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, हमारे बंधुओं के लिए कुछ करना चाहिए। चलने में मौज क्या डगर अगर कठिन नहीं, पाया तो क्या पाया लक्ष्य अगर जटिल नहीं। मुश्किलें तो राहगीर की साथी होती हैं, बस साथ चलने वालों का विश्वास और प्रेम उन्हें आसान बना देता है। विनीत गोयनका को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने संयम और दृढ़ता से इसका सामना किया। कुछ अनुभव ऐसे भी आए कि उसी जमाने में एक फिल्म चलती थी टाइटैनिक। किसी ने कहा कि भाई डूबते हुए टाइटैनिक में क्यों बैठ रहे हो? हर कोई किसान खेती छोड़कर शहर की तरफ आ रहे हो और आप लोग शहर से किसानी करने चल रहे हो। तो तब मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहा कि आपने इतना अच्छा ड्रीम किया है, आप ज़रूर कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। और कोई मतलब दिमाग में ये बात मत रखिए कि अगर नहीं हो पाया ठीक से या मेरे ड्रीम्स में फुलफिल नहीं कर पाया तो क्या समाज का क्या रिएक्शन होगा या लोगों का क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि सबसे बढ़िया यही होगा कि ये बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कि वो जो ड्रीम करते हैं उसको वो फॉलो कर सकते हैं उस ड्रीम को। जैसे जैसे लेकिन परिचय हुआ ज़मीन से, पता चला कि ज़मीन में बहुत अड़चन थी। क्षार बहुत ज़्यादा था, नमक बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे उपजाऊ ज़मीन नहीं थी। जहाँ ज़मीन थी वहाँ पे पत्थर बहुत थे, कातिल थी, कुछ उगेगा नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स को परिचय से बुलाया कि भाई कुछ यहाँ पे कर सकते हैं क्या। विशेषज्ञ आए और उन्होंने हंस के कहा कि खेती लायक ज़मीन ही नहीं है, खेती करना नहीं चाहिए। एक बार मन में ये विचार आया कि छोड़ दे सब कुछ, क्यों करना चाहिए। समुद्र किनारे की खारी जमीन पर खेती करना अपने आप में एक अविश्वसनीय कार्य है।
विनीत गोयनका अपने लोगों की मदद से इस कठिन लक्ष्य को पाने की ओर निकल पड़े और प्राकृतिक संपदा का बखूबी उपयोग करते हुए धीरे धीरे इस लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। सबसे पहले तय हुआ कि हम इस इलाके को टैंकर मुक्त करेंगे। पानी सिर्फ टैंकर से आता था और इसके लिए एक तालाब बनाया गया। 45 फीट का ये तालाब हमने बनाया जो ऊंधा था और 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। करीब 3000 ट्रक हमें इसमें से मिले। ये पूरे ज़मीन पे फैला गया। 3 लेयर में हमने इसको बताया, 3 अलग अलग हिस्सों में इसको बांटा। अब जो हमारी जो ज़मीन है वो समुद्र के सतह से ऊपर आ गई थी। इसमें कोई और नमक जुड़ नहीं पाएगा, लेकिन नमक तो अंदर था ही, उगेगा क्या। मेरा थोड़ा सा इस तरह से नसीब रहा कि यहाँ पे गौशाला चलती है। गौशाला में करीब 200 भारतीय वंश की गायें हैं। 2 टन के करीब गोबर उत्पादन रोज होता है। गोमूत्र और गोबर का जो था इस्तेमाल फार्म यार्ड मैन्योर यानी कंपोस्ट खाद या फिर केचुओं की खाद बनाने के लिए हम करते थे और उसको फिर हम इस ज़मीन में जोड़ देते थे। कई साल लग गए, लेकिन अंततः आज 10 साल बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम कोई केमिकल न वापरते हुए, 0 केमिकल का इस्तेमाल करते हुए इस ज़मीन को हमने खेती लायक बनाया। उनके संरक्षण में चलाया जा रहा कृषि विद्यालय गांव से आने वाले छात्रों को कृषि शिक्षा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस शिक्षण केंद्र के माध्यम से वे लोगों को कृषि को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहाँ पे खेत में बहुत सारी चीज़ें उगती है, कैप्सिकम्स, टमाटर, दूधी और वो सब, लेकिन मुझे बैंगन पसंद है क्योंकि उनका रंग और आकार बहुत आकर्षक है। यहाँ से प्रेरणा लेके कई विद्यार्थियों ने खुद का व्यवसाय चालू किया। कई विद्यार्थियों ने अपनी नौकरी छोड़कर वापस खेती में गए। बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहा है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि आइए केशव सृष्टि के कृषि तंत्र निकेतन में आके देखिए कि किस तरह से जमीन पर अगर हमने आधुनिक तंत्र विज्ञान का इस्तेमाल किया तो हमें फायदा होगा। कि पूरा तत्व जो हमारे जो भारतीय परंपरा है, मूल है, ऋषि पराशर ने लिखा हुआ जो ग्रंथ है, उसका अगर हम अभ्यास करें और हमारी जीवन पद्धति को ना बदले, लेकिन अत्याधुनिक तंत्र विज्ञान, तकनीक और बीज प्रक्रिया, इसके अगर हमने काम किया तो किसान को जो रिजल्ट मिलेगा वो इतना बढ़िया मिलेगा कि भारत फिर से कृषि के तरफ से एक सुनहरा भारत भी निर्माण कर सकता है। तो आइए खेती के इस अड्डे पर स्वागत करते हैं विनीत जी का। विनीत जी, तो कैसा लग रहा है आपको हमारा एक खेती का अड्डा? मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके और सबसे अच्छा लगा कि आप दोनों से मिलने का मौका मिला मुझे। और हमें भी बहुत खुशी है कि आप खेती के इस अड्डे पर आए। आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है। सबसे पहले तो विनीत जी ये बताइए कि एकदम बंजर जमीन को एकदम ऐसा उपजाऊ बनाना कोई आसान काम तो है नहीं, इसमें बहुत मेहनत लगी होगी। ये सफर के बारे में थोड़ा बताइए। 3 लोग थे जिनका खेती से कोई सरोकार नहीं था, प्रकाश राजाध्यक्ष, हेमंत म्हात्रे और हम। तो जब तय हुआ कि यहाँ पे खेती करेंगे तो जो चैलेंजेस है, फिर तो चैलेंजेस को क्यों देखेंगे। पानी नहीं था यहाँ, तय हुआ कि भाई ये पूरे एरिया को हम टैंकर मुक्त करेंगे। और तो पहले यहाँ टैंकर से पानी आता था। हाँ, ये पूरा जो टापू है, विलेज जो है उत्तन, दिस वाज इल फेमस। ये बड़ा अप्रसिद्ध था कि यहाँ पे केवल पीने के लिए नहीं तो हर चीज़ के लिए टैंकर से पानी आता था। पानी बिल्कुल नहीं था। हम समुद्र के बहुत पास है, पानी नहीं था, पाइपलाइन नहीं थे। और 2005 में पहली बार पानी की व्यवस्था हमने यहाँ की। एक छोटा सा तालाब बनाने की कोशिश की, पॉन्ड बनाया, पानी मिला। और कहते कि जब नेक काम करने की कोशिश करते तो शायद भगवान भी साथ देता है, तो हमारा भी साथ दिया। और टापू में पानी मिलना नहीं चाहिए, लेकिन हमें ग्राउंड वाटर मिला। फिर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। फिर 3 साल उसको बढ़ा के 2005, 2006 और 2007 में अब उसकी कैपेसिटी 10 करोड़ लीटर की कैपेसिटी बन गई। यानी छोटा तालाब जो आपने एक जो सोचा पिट था, था, लेकिन पहले बहुत पिट बड़ा था, उस पिट को हमने पॉन्ड बना दिया। जो गड्ढा बनाया था, उस गड्ढे को फिर हमने एक तालाब जैसा बनाया। 45 फीट डीप है ये पॉन्ड। तो पानी मिलता है और 12 महीना मिलता है। जुलाई अगस्त तक पानी चल जाता है, यानी 12 महीना नहीं तो 14 महीने का रिजर्वायर हमने इसमें खड़ा किया। जमीन जो थी ये खारी थी, कातिल है। कातिल यानी इसमें पत्थर बहुत होते हैं, तो या तो पत्थर थे या नमक था। हमारी कुछ जमीन समुद्र के अंदर भी है, ब्रैकिश वाटर भी है। तो हमने तय किया कि भाई क्या करना चाहिए। तो जो पॉन्ड बना रहे थे उसमें से हमें करीब 3000 ट्रक मट्टी मिली गड्ढे करते से। उस मट्टी को हमने टॉप डाउन किया। तो जहाँ हम खड़े हैं ये एक्चुअली सॉल्ट प्रॉन एरिया था, जिसके अंदर 32 to 33 ग्राम्स पर किलो इतना नमक हुआ करता था। तो मट्टी निकाले, उसको इसके ऊपर डाला गया, टॉपिंग किया गया और टॉपिंग करके लैंड को इवेल्यूएट किया। अगर जी, हमने इसको 6 कॉन्टूर में बनाया है। तो टॉप लेयर एंड दी बॉटम लेयर में 6 कॉन्टूर्स है और मट्टी साइंटिफिक तरीके से डाली गई है।
और अब ये मट्टी जब आपने डाली उसमें से निकाल के, उसके बाद आपने और क्या किया उसको उपजाऊ बनाने के लिए? सिर्फ मट्टी डालने से होगा? हाँ, खेती जो है इसका अगर हमने पढ़ाई किया साइंटिफिकली, हमारा तीनों का एक अच्छा बैकग्राउंड रहता है कि हम तीनों चारों के अंदर कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट नहीं है, ना ही एग्रीकल्चरल पढ़ाई की थी, लेकिन पढ़ाई करने की इच्छा थी। तो जब तय करना है तो फिर पढ़ाई की, कुछ एक्सपर्ट से मिले। तो खेती में सबसे 3-4 चीज़ जरूरी होती है। एक होता है कि सूरज होना, लाइट, दूसरा होता है हवा, तीसरा होता है ज़मीन, उसके बाद सीड आता है, पांचवा आता है कि संवर्धन, उसको कीड़ा से, रोग से, राई से उसे कैसे बचाया जाए, छठवा होता है उसकी मार्केटिंग। अब लाइट जो है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। लाइट में फिर 2 प्रकार है कि सूरज का ताप कितना होगा, गर्मी कितनी होगी और कितनी देर तक लाइट फैलेगी, यानी 12 घंटा मिलेगी, 8 घंटा मिलेगा। हवा किस तरह से चल रही है, हवा की गति और हवा के अंदर के कंटेंट कितने हैं, क्या क्या है, कितना उसके अंदर कार्बन है, कितना उसके अंदर बाकी कार्य कंटेंट। तीसरी बात है जमीन। अब हवा और लाइट तो हमारे हाथ में नहीं था, तो निसर्ग का खेल था, लेकिन जमीन हमारे हाथ में थी। तो जब हमने मट्टी डाली और ये सारे नमक की थी, तो एक गौशाला है हमारी, करीब 200 गाय है। जीन्स रिटेंशन का हम प्रोग्राम करते हैं। ये करते समय एक बात हुई कि दूध हम अब इंपोर्ट नहीं करते, लेकिन साथ में एक ये और बात हुई कि भाई अपनी जो नस्ल की गायें हैं वो कहीं खत्म हो रही है क्या। तो हमने दोनों का बैलेंस रखने के लिए अपनी नस्ल का प्रोटेक्शन के लिए जीन्स प्रोटेक्शन का एक प्रोग्राम चलता है। 200 गाय हैं, भारतीय मूल की जो नस्ल है उसकी, इनका गोबर बहुत होता है, 2 टन के करीब गोबर होता है। तो इस गोबर को लेते हुए हमने किया, तो जब काम करना है तो उसमें कम से कम केमिकल हो, 0 केमिकल फ्री हो। और किस तरह से, तो उस नमक के जमीन के अंदर एक गोबर डाला गया और ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक हमने कल्पना इसके अंदर से की। नसीब है जहाँ गाय होती है मेरे ख्याल से वहाँ पे सुख आता ही अपने आप। तो जो बुरी ज़मीन थी, जो बंजर ज़मीन थी, वो उपजाऊ हमारी बन गई। पहले साल जो था उसमें कंटेंट ज़्यादा था नमक का, और धीरे धीरे अभी आज मैं 12 साल बाद जब आपके सामने खड़ा हूँ तो ऑलमोस्ट ये खेती लायक है। और उसका जो प्रोडक्शन आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है करीब 8 टाइम्स बढ़ गया है। जो हम पहले प्रोडक्शन करते थे उससे 8 गुना अब हम प्रोडक्शन मिलता है हमको। आपसे बहुत कुछ अभी बातें और भी करनी है, बहुत कुछ सीखना है, लेकिन उससे पहले हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप खेती के इस अड्डे पर आए। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आमंत्रित करते हैं अपने साथ एक कृषि विशेषज्ञ को, और आज की हमारी कृषि विशेषज्ञ हैं अनघा मांडवकर जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं केशव सृष्टि कृषि तंत्र निकेतन की। आइए उनके बारे में देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। केशव सृष्टि तंत्र निकेतन कृषि शिक्षण हेतु चलाई जाने वाली एक निर्लभ कृषि संस्था है। यह संस्था महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उत्तन नामक स्थान पर स्थित है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब तथा ग्रामीण छात्र छात्राओं को कृषि संबंधित शिक्षा प्रदान करना है। यहाँ पे प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत श्रीमती अनघा कृषि शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दे रही है। उनका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कृषि के आधुनिक तौर तरीकों से अवगत करवाना है। यह संस्था कृषि शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो आइए स्वागत करते हैं अनघा जी का। अनघा मांडवकर जी, नमस्कार। तो अनघा जी, आप प्रधानाचार्य हैं इस कृषि तंत्र निकेतन की, तो क्या क्या यहाँ आप करती हैं और किस तरह से आप कृषि का जो अध्ययन है उसको करवाती हैं छात्रों को? डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ से एफिलेटेड है हम जी। इसमें बच्चों को 3 साल के कोर्स में पूरा एग्रीकल्चर, फ्रूट क्रॉप्स, फ्लोरिकल्चर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, एग्री अलाइड बिजनेसेस, इस सब की जानकारी बच्चों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के माध्यम से दी जाती है जी। पूरे 3 साल में बच्चे 365 क्रॉप्स पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल उसका वो नॉलेज लेते हैं। कृषि आधारित उद्योगों में कुछ उद्योग यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं, जिसका रिप्लिकेशन बच्चे अपने घर पे जाके कर सकते हैं। मतलब यहाँ से बाहर जाने के बाद स्टूडेंट्स जॉब के लिए ना रुके, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें, इस तरह से हम उनको 3 साल में पूरा ट्रेनिंग देते हैं। तो ना आप सिर्फ कृषि का अध्ययन करवाती हैं, उसकी पढ़ाई कराते हैं, बल्कि उससे हो सकने वाले जो रोजगार हैं उसके बारे में भी आप लोग जानकारी बिल्कुल देते बिल्कुल उनकी पूरी जानकारी भी देते हैं। उनको उस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप उनमें डालते हैं, उनको पूरा ढालते हैं इस तरह से कि वो खुद का करने के लिए पूरा तैयार हो जाए स्टूडेंट्स। जी जी। तो आपका ये मानना है कि अगर जो किसान है अगर वो खुद ही बेचे अपने सामान को तो उससे बहुत फायदा होता है क्या? बिल्कुल, खुद का सामान खुद
बीज बोने से उसने हार्वेस्ट करने तक, हार्वेस्ट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग में भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, जिससे शेल्फ लाइफ चीज़ों की, एग्री प्रोड्यूस की बढ़ाई जा सकती है। और अगर एक बार शेल्फ लाइफ स्टूडेंट बढ़ाना सीख गया तो अपना प्रोडक्ट वो साल भर कभी भी बेच सकता है। तो ना सिर्फ प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्शन के बाद की प्रोसेसिंग और सेलिंग, इस सभी चीज़ों में किसान ने खुद ध्यान देना चाहिए। सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आपका ये जो कृषि तंत्र निकेतन है, यानी कि जो एग्रीकल्चरल पॉलिटेक्निक है, उसमें कितने साल का कोर्स आप लोग ये करवाते हैं? 10वीं के बाद 3 साल का कोर्स है जी, 10वीं के बाद 3 साल का कोर्स, और उसके बाद फिर इसी में छात्र आगे भी जा सकता है। आगे जा सकता है, अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, आगे की पूरी पढ़ाई कर सकता है। 3 साल के कोर्स में बच्चों को 365 क्रॉप्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें बुआई से लेकर उसका मशागत करना, उसको बढ़ाना, उसको पानी देना, उसको खाद डालना, उसको हार्वेस्ट करना मतलब उसका कटाई करना, उसके बाद उस पर कृषि प्रक्रिया करना, उसकी मूल्य संवर्धन करना, उसको ग्राहक के उपयोग के योग्य करना, और ये सब खुद ही करना, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना। अगर किसान ये पूरी लाइफ साइकिल जो है, ये पूरा जो चक्र है बुआई से ग्राहक के हाथ में जाने तक, कि अगर किसान पूरा खुद करता है तो वो निश्चित ही यशस्वी अपने जीवन में हो सकता है। जी, ये तो बहुत बहुत बेहतरीन कार्य है जो आप कर रहे हैं। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस अड्डे पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटकर आइए। उस टोकरी में कुछ फूल पड़े हुए हैं, अलग अलग किस्म के फूल हैं, और इस टोकरी में पत्ते रखे हुए हैं। आपको एक एक करके एक फूल उठाना है, उसका पत्ता ढूंढना है और मुझे देना है। और आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। तो जजेस आ चुके हैं, चलिए अब एक नजर डालते हैं कौन है इस हफ्ते के 4 चुनिंदा प्रतियोगी किसान। हर हफ्ते बेहतरीन किसानों को चुनने की प्रक्रिया में हमारी टीम हर इलाके के कृषि केंद्रों तक जाती है। वहां किसानों की लंबी फहरिस्त में से कुछ किसानों को चुनकर उनके साथ खेला जाता है पहला मुकाबला। हमारे देश में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र में। नहीं पता। मावल में होती है। सोलापुर जिले में। मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या उगता है? वो नहीं पता है। अमरूद वगैरह है। चावल। भारत में फूलों का सबसे बड़ा बाजार कहाँ पर है? चेरापूंजी। फूलों की खेती हमारे यहाँ भी होती है। पता नहीं इसमें। केरला। महाराष्ट्र। किस प्रदेश में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? अपना जो मेन है वो मुंबई में है। देश में तो दिल्ली में है और बम्बई में। अभी तो यूपी में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। पंजाब। आप चुन लिए गए हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष यम किरकिरे। मेरा नाम विवियन मुनीस। मेरा नाम देवदास रड़े। मेरा नाम आप सिंह पाड़वे। तो चलिए देखते हैं इन 4 चुने हुए प्रतियोगियों में से कौन बनता है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान। आइए सबसे पहले बुलाते हैं देवीदास जी को। तो देवीदास जी, आप अपने गांव के बारे में और अपनी खेती के बारे में बताइए। हम लोग चावल लगाते हैं और नाचनी, वरी और उड़ीद और तूरी।
आजकल मैं देख रहा हूँ बाजार में जब मैं जाता हूँ तो नाचनी की बहुत सारी चीजें आ रही है। नाचनी का पापड़, नाचनी के नमकीन, नाचनी आजकल बहुत चल पड़ा है। जी हाँ। नाचनी के चिप्स। हाँ वही बनाते हैं उधर पापड़ वगैरह। तो आप नाचनी उगाते हैं और हाँ, या उगाते उसका ये सब भी बनाते हैं, हाँ, पापड़ और ये सब भी पापड़, बनाते हैं हाँ। खुद ही? खुद ही बनाते हैं क्या बात है। गाँव में। चलिए आप इधर आ जाइए, हम खेती का ये अड्डा शुरू करते हैं, प्रतियोगिता शुरू करते हैं और बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। जी हाँ, हमारे अगले प्रतियोगी हैं आप सिंह जी। आप सिंह जी, आप उत्तन गांव से हैं? हाँ जी हाँ सर। तो आप क्या क्या खेती करते हैं? सब्जी में सब लगाते हैं, बैंगन है, फ्लावर, गोभी, मिर्ची है, सब उगाते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये जो सब्जियां आप उगाते हैं इसको बाजार तक, ग्राहकों तक कैसे पहुंचाते हैं? यहाँ खुद बेचते हैं हम लोग। खुद बेचते हैं? हाँ। आप सिंह जी, आपका नाम बड़ा अनोखा है। आप, ये नाम कैसे पड़ा आपका? इसका कुछ मतलब, कोई खास मतलब? मतलब या कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, खेल खेलते हैं आप कुछ? हाँ खेलते हैं। क्या खेलते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलते हैं आप? कबड्डी? कबड्डी खेलता हूँ सर। अच्छा, अरे वाह। तो क्रिकेट में आप बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? बैटिंग करता हूँ। बैटिंग करते हैं और बहुत सारे रन मारते हैं। हाँ। चलिए आइए फिर आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। हम बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। हमारे अगले प्रतियोगी हैं संतोष किरकिरे जी। तो संतोष जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप खेती किस चीज की करते हैं? खेती नागली वराई का जी, उड़ीद लगाता है, तूर लगाता है और चावल लगाता है। आप खेल कौन से खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। आप भी क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, क्रिकेट, वॉलीबॉल। चलिए फिर आप बैठ जाइए। हाँ, अपने स्थान पर बैठिए। हम अभी शुरू करते हैं प्रतियोगिता को। चलिए बुलाते हैं अपने चौथे प्रतियोगी को, विवियन मुनीस। विवियन मुनीस जी। तो विवियन जी, आप अपने बारे में बताइए और अपने गांव के बारे में, अपनी खेती के बारे में। मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। यहाँ पे हम तेज पत्ता, दालचीनी, गलका, चौली, तुरिया, ये सब सब्जियाँ लगाते हैं। पालक, भिंडी, ये सब सब्जियाँ यहाँ पे हम लगाते हैं। और ये तो सब्जियां हो गई, इसके अलावा जो फसलें हैं जैसे धान, दाल हैं, ये भी आप लोग उगाते हैं? हाँ, चावल लगाते हैं। चावल लगाते चावल। हैं। और कितने साल से आप कर रहे हैं खेती? यहाँ पे तो मैं यहाँ पे प्रॉपर हूँ। यहाँ से मैं 10-15 साल से मैं तो खुद कर रहा हूँ। खुद आप खेतों में जाके हाँ, काम खेतों में। करते हैं? और आप खेल भी खेलते होंगे जरूर? हाँ, क्या क्या? क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल भी खेलते कबड्डी। हैं? हाँ, सब खेल कर। तो तैयार हैं आप? हाँ तैयार है, फुल तैयार है। चलिए, तो आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। ओके। गोपाल जी। जी गोपाल जी। आप नाचनी खाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खाता हूँ। आपने सुना है नाचनी जाने आंगन टेढ़ा? गोपाल जी। जी गोपाल जी। वो नाच ना जाने, नाचनी नहीं। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, हाँ, वरना थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ जाती। चलिए अब प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जजेस आ चुके हैं, हमारे चारों प्रतियोगी भी तैयार हैं, मैदान तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं खेती का मुकाबला। तो शुरू करते हैं पहले चरण का मुकाबला। आपको नियम समझा देता हूं। उस टोकरी में कुछ फूल पड़े हुए हैं, अलग अलग किस्म के फूल हैं, और इस टोकरी में पत्ते रखे हुए हैं। उन्हीं फूलों के पत्ते हैं। आपको एक एक करके एक फूल उठाना है, उसका पत्ता ढूंढना है और मुझे देना है। आप एक समय पर एक ही उठाएंगे और फिर आपको भाग के दूसरा वाला करना है। आपको सिर्फ 90 सेकंड दिए जाएंगे। तो जितने ज्यादा आप सही चुनाव करें उतना आपके लिए अच्छा होगा। जो सबसे ज्यादा सही चुनाव करेगा वही होगा इस चरण का विजेता। देखिए, सिर्फ 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट का समय है और आपका समय शुरू होगा मेरे भोंपू बजाने के बाद। गोपाल जी। जी गोपाल जी। आपके भोपू को पीलिया हो गया क्या? ये पीला कैसे हो गया? अरे गोपाल जी, देखिए बसंत का समय आने वाला है तो बसंत में सब पीला पीला होता है ना। बसंत के रंग में रंग गया है। चलिए हम भी इस प्रतियोगिता में रंग जाते हैं। शुरू करते हैं प्रतियोगिता। सबसे पहले बुलाते हैं विवियन जी को। विवियन जी, आप तैयार हैं? ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब। भागिए। सिर्फ 90 सेकंड का समय है, यानी कि 1.5 मिनट। हाँ, ये देखिए, ये जो इन्होंने फुटबॉल खेला है और वॉलीबॉल खेला है, वो काम आ रहा है। दूसरा, तीसरा। जितने ज्यादा आप करेंगे उतना ही फायदा होगा। वाह, ये इन्होंने डाइव लगाई है। जी हाँ। कोई एक पत्ता गिर गया था।
ये पत्ता एक गिर गया था आपसे कहीं। थोड़ा फुर्ती याद कीजिए अपने क्रिकेट के रन और फुटबॉल के गोल। जी हाँ, और फूल और पत्तों का भी ध्यान रखना है, बिल्कुल सही चुनाव करना है आपको। 1 मिनट पूरा हो चुका है। थोड़ा सा मुझे लगता है फंस गए हैं, थोड़ा कंफ्यूज हैं, थोड़ा द्वंद में हैं। बहुत ध्यान से चुनाव कर रहे हैं वो। मुझे तो लग रहा है ये दोनों ही पत्ते नहीं, ये फूल है नहीं। अच्छा, 1 मिनट 15 सेकंड हुए हैं। हाँ हाँ। 5 सेकंड और बचे हैं आपके पास। 5 4 3 2 1। काफी रोचक मुकाबला है, प्रतियोगी बहुत ध्यान से खेल रहे हैं, लेकिन अभी लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत ही धुआंधार प्रदर्शन रहा चारों प्रतियोगियों का। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। मुझे लगता है जजेस तैयार हैं अपने निर्णय के साथ। तो देखते हैं कौन कितने पानी में, पानी कम या पानी ज्यादा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा विवियन का। अब हमारे अगले प्रतियोगी हैं संतोष किरकिरे जी। संतोष जी तैयार हैं आप? हो तैयार है। बजा दूं बापू? हो। हाँ हो। और आपका समय शुरू होता है बापू बजने के बाद, यानी कि अब दौड़िए। ये देखिए काफी अच्छा दौड़े हैं, शुरुआत काफी अच्छी है। लेकिन यहाँ खेल है, यहाँ अगर आप संकोच में आ गए फिर मुश्किल है। काफी समय ले लिया इन्होंने पहला ही पत्ता ढूंढने में। हर एक पत्ता वहां पर पड़ा हुआ है, सही पत्ता वहां पड़ा है, आपको चुनना है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप दूसरा ले लीजिए फटाफट, वरना आप हाँ, मुझे लगता है आप नहीं ले लीजिए। कोशिश तो की आपने, आप वही फूल उठाइए जिसका पत्ता आपको मालूम हो अच्छे से। ये आपने हाइबिस्कस उठाया। अच्छा, आप भी मतलब एक्सपर्ट हो चुके हैं। तीन फूल आपने चुन लिए हैं। क्या बात है, काफी तेजी से कर रहे हैं। वाह, संतोष किरकिरे जी की दौड़ काफी तेज है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। एक समय पर एक ही फूल उठाइए और एक किस्म का एक ही फूल उठाइए। हाँ, एक बार जो फूल ले लिया उसको दोबारा लेंगे तो उसके अंक सेम हो गया। हाँ, एक बार ये एक ले लिया तो वही वाला दोबारा मत उठाइए। 1 मिनट और 20 सेकंड हो चुके हैं। 5 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1। समय समाप्त। और संतोष जी का काफी संतोषजनक प्रदर्शन रहा, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन सही गलत का फैसला बाद में जजेस करेंगे। लेकिन अभी वक्त है अपने अगले प्रतियोगी को बुलाने का। हमारे अगले प्रतियोगी हैं आप सिंह जी। आप सिंह जी, आप तैयार हैं? तैयार हूँ। आप सिंह जी तैयार हैं? ठीक है, तो भभू बजा दिया जाए? जी हाँ। पक्का? पक्का। और आपका समय शुरू होता है अब। आपने बोला आपका समय, आप सिंह जी का समय। आप सिंह, आपका समय या आप सिंह जी का? आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। देखिए वो भी ध्यान से, हाँ ध्यान से चुनाव कीजिए, बिल्कुल। बहुत ये हाइबिस्कस 20 सेकंड हुए हैं अभी। एक टाइप का एक ही फूल उठाइएगा। तीस सेकंड हो चुके हैं। काफी सोच विचार चल रहा है।
अभी 45 सेकंड यानी लगभग आधा समय आपका हो चुका है और काफी धीमी गति है आप सिंह जी की। बहुत ध्यान से चुनाव कर रहे हो जी। भाग तो बिल्कुल सही रहे, एकदम तेजी से लेकिन भाग रहे हैं। जहाँ मेन मुख्य जहाँ समय लगना है, अगर हाँ बहुत ढूंढ लिया है, सही है गलत है ये जजेस तय करेंगे। ये तो मैं भी बता सकता हूँ, ये सही है, एकदम सही। हाँ, एक समय पर एक ही फूल आप उठा पाएंगे। समय पे ध्यान रखिए आप, आपसे कह रहा हूँ आप 5 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1। काफी कड़ा मुकाबला हो रहा है और अब बारी है देवीदास जी की। देवीदास जी आप तैयार हैं? एकदम तैयार हैं। तो आपने दिमाग में बैठा लिया कौन कौन से फूल कौन से पत्ते आप पहले चुनेंगे? हाँ जी। चलिए तो शुरू कर दूं? हाँ जी। कैसे? बम से। कैसे? भोपू से। जोर से बोलिए। भोपू से। भोपू से। तो आपका समय शुरू होता है अब, दौड़िए। चलिए क्या बात है, देखिए दौड़ने में सब बहुत यहाँ तेज हैं। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपने वो गाना सुना है गोपाल जी? पूरा बोलिए। गोपाल जी? जी गोपाल जी। आपने वो गाना सुना है? कौन सा? ठीक है ना? आम का पत्ता। मेरे फूल का पत्ता। दूसरा फूल ये अच्छा किया आपने। अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप कुछ और ढूंढिए। जिसका पत्ता जिसका फूल, ये देखिए काफी तेजी से, वेरी गुड। ये गोपाल जी। जी गोपाल जी। तो अच्छा है कि किसान है और डाकिया नहीं है, तो पत्ता नहीं मिल रहा। पत्ता मिल गया। अभी आप और ढूंढ सकते हैं, आपके पास 5 सेकंड और हैं। अब आपके पास 5 4 3 2 1। समय समाप्त। प्रतियोगिता बहुत ही रोचक होती जा रही है, लेकिन अभी लेना पड़ेगा एक छोटा सा टिचकी सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा। बहुत ही धुआंधार प्रदर्शन रहा चारों प्रतियोगियों का। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। मुझे लगता है जजेस तैयार हैं अपने निर्णय के साथ। तो देखते हैं कौन कितने पानी में, पानी कम या पानी ज्यादा। नमस्कार, बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। गोपाल जी। जी गोपाल जी। देखिए, पीला भोंपू और काली घड़ी, दोनों को मिलाएं तो ऐसा नहीं लग रहा टैक्सी जैसे काली और पीली टैक्सी। आप ना खाली पीली वाली बात कर रहे हैं। खाली पीली मतलब? अरे मतलब फालतू की बात। ओ जी हाँ, फालतू की बात छोड़िए और काम की बात करिए। जी। अब तक जजेस ने अपना फैसला भी तैयार कर लिया होगा। जजेस, आपका फैसला तैयार है? सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं आप सिंह को। आप सिंह जी चौथे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर संतोष है, उसमें से 5 सही लगाई थी। दूसरे नंबर पे आते हैं विवियन। दूसरे स्थान पर विवियन। और प्रथम स्थान पर देवीदास आया है। जोरदार तालियां देवीदास जी के लिए। क्या बात है, प्रथम स्थान पर देवीदास जी रहे। हम सभी जानते
जानते हैं कि महाराष्ट्र के बहुत सारे ज़िलों में पानी की बहुत कमी है। आपने बताया कि यहाँ पर भी जो मिट्टी है एकदम नमक वाली मिट्टी थी और यहाँ पर भी मीठा जो पानी है बहुत मुश्किल से मिलता था। तो पानी बचाने के लिए ये जो छोटे उपाय हैं जो लोग कर सकते हैं, उसके बारे में ज़रा और बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। हम जहाँ बैठे, ये थाने जिले का उत्तन गांव है, इसको भयंदर भी ऐसे कहा जाता है, ऐसा रोड के बिल्कुल बगल में है। समुद्र पास में होने से बिल्कुल पानी नहीं था। जल संवर्धन, वाटर मैनेजमेंट का जो प्रयोग हमने यहाँ पे किया, इसके अंदर हमने 2 पॉन्ड बनाए, जिसको हम जलाशय इस तरह से भी कह सकते हैं। मट्टी खोदी और मट्टी खोदने के बाद में नेचुरल स्प्रिंग्स, जो निसर्ग से निकला हुआ पानी, वो और वाटर शेड मैनेजमेंट, यानी जितना भी जो रेन गिरता है, रेन शेड मैनेजमेंट किया कि जो बारिश का पानी था उसको बचा के रखते हैं और बारिश का पानी हम 12 महीना इस्तेमाल करते हैं इसका। तो एक तो हर खेत के अंदर कहीं ना कहीं हम हमारा खेत, उसको मराठी में हम तळशेत म्हणतात, शेताचं तळ, शेत तळ से करके कहते हैं कि भाई अपना खुद का एक छोटा सा पॉन्ड तैयार करें, उसकी मिट्टी जो है बाकी खेत के ऊपर टॉपिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक काम से 2 हमारे जो तकलीफ थी दूर की। एक तो पानी मिला हमको और जो उसमें से मट्टी निकली, उस मट्टी को हमने पूरे खेत में फैलाया और खेत में मिला के उसको टॉपिंग कर दी, सॉइल टॉपिंग उसके कारण हो गई। तो इस तरह से वाटर मैनेजमेंट के ऊपर सभी किसानों ने काम करना चाहिए। पानी हम नहर से अगर लाते, अगर हमने इरिगेशन से लाया तो काफ़ी पैसा लगता है और वो हम फिर सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो सरकार पे अगर डिपेंडेंट नहीं रहना है, बारिश पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो खुद का पानी का स्रोत हमने ढूंढना चाहिए, खुद ने अपना खड्डा बना के उसमें पानी जमा करना चाहिए। वाटरशेड मैनेजमेंट की बात है ये। कई बार जब हम गाँव में जाते हैं हम देखते हैं जो कुएँ हैं वो भी सूखे पड़े हुए हैं, तो कुओं को भी क्या दोबारा इस तरह से हाँ, कुएं को रिचार्ज किया जाता है। अभी सभी विलेज के अंदर, सभी गाँवों के अंदर कहीं ना कहीं हम ग्राम सेवक होते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, वाटर मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे अफसर होते हैं, उनको मिलना चाहिए। हमें भी जानकारी नहीं थी। मेरा भी बेसिक क्वालिफिकेशन बीकॉम फिर MBA HR है, तो मैंने भी कभी जिंदगी में एग्रीकल्चर पढ़ा ऐसा नहीं था। लेकिन जब हमने खेती चालू की तब हमने इसकी पढ़ाई की और पढ़ाई करते समय हमने पूछा तो पता चला कि यहाँ पे अफसर होते जो आके बताते हैं। तो उन खेती के जो विशेषज्ञ हैं उनको मिलना चाहिए, यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। हम यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी ने हमको बताया कि भाई फला आदमी से बात करने पर पानी कहाँ पे मिलेगा ये पता चलेगा, और पानी अपने ज़मीन में कहाँ है ढूंढा जा सकता है। और पानी ढूंढ के वहाँ पे हम कुआं बनाए, हैंडपम्प लगाए या फिर उसके अंदर पॉन्ड बनाए, जो जितना पानी अवेलेबल है उस पानी के तरीके से हम उसके जलाशय का निर्माण कर सकते हैं। भाई जलाशय बनाएंगे कि कुआं करेंगे कि उसको कूप नील का लगा के उसके अंदर से हम पानी निकालेंगे। पानी अधिकतर इसमें होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं जल्दी मिलता है, कहीं नीचे मिलता है, औंधा मिलता है, लेकिन पानी मिल जाता है। और एक है कि पानी सिर्फ हम जमीन को से खींचेंगे तो पानी खत्म हो जाएगा। जितना भी बूंद पानी हमारे खेत में गिर रहा है उसको हमने बचाना चाहिए। हर बूंद को अगर हम बचाएं, पानी ही जीवन है। तो मुझे लगता है कि जो प्रयोग करता है कि हमारे मराठी में हम कहते हैं कि पानी वाचवा, पानी जिरवा, पानी वाचवा, यानी जितना पानी गिरता है वो पानी को जमीन के अंदर पहुंचाना चाहिए। तो अगर झोपड़े पे पानी गिरा तो उसको कैसे बचाया जाए, घर में पानी गिरा तो उसको कैसे बचाया जाए, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए, उसके बारे में सोच करना चाहिए। और वो अगर एक बार चालू किया तो पानी मिलता है। हम यहाँ पे 100% वाटर बाहर से लाते थे, 100% पानी हम बाहर से लेते थे। अब हम पानी बाहर देते हैं, गांव के लोग यहाँ से पानी लेके जाते हैं। हम जो प्रयोग करते हैं पानी बनाने से ज़्यादा गोपाल जी हम पानी कम कैसे इस्तेमाल करें, यानी मल्चिंग, जिसको हमने कहा कि मल्चिंग होना चाहिए। हम यहाँ पे डिफ्यूज़र यूज़ करते हैं, ड्रिप इरिगेशन को इस्तेमाल करते हैं ताकि कम से कम पानी का इस्तेमाल किया जाए। और ज़्यादा ये जो मान्यता कि ज़्यादा पानी देने से पेड़ बड़ा होता है, ये गलत है। पानी सही तरीके से देना चाहिए, उसका अनुपात होता है, वो अनुपात हम कैसे दें ये हम यूनिवर्सिटी में जाके सीख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जाने का मौका नहीं मिले ज़िंदगी में तो एक्सटेंशन ऑफिसर से बात करें। एक्सटेंशन ऑफिसर अगर नहीं आता होगा तो हम कॉल सेंटर पर फ़ोन करके उससे बात कर सकते हैं। और इसके तरीके, अलग अलग तरीके जो है उसको सीखना चाहिए किसान ने। इसी खेती के अंदर जो हमारा उत्पादन आता था, उस उत्पादन का हम 800 गुना, यानी 8 गुना उत्पादन हम 800 टाइम्स 8 गुना हम उत्पादन 10 साल में निकाल रहे हैं। और उसमें हमने पानी का खपत जो है वो खपत कम किया है, ज़्यादा नहीं किया है। जहाँ हम पहले 100 लीटर पानी इस्तेमाल करते थे वहाँ पे हम सिर्फ 65 या 67 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, यानी 33% पानी बचाना और उसके बाद में अपना उत्पादन को 8 गुना बढ़ाना। इसका ये प्रयोग जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है। कई लोग यहाँ पे आके गए, इजराइल के कौंसल जनरल 2 बार आके गए हैं यहाँ पे देखने के लिए। कई राजनेता आके गए हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आ गए, विश्वविद्यालय के जो हमारे वाइस चांसलर हैं वो आके गए हैं यहाँ पे, कुलगुरु साहब आके गए। तो मुझे लगता है कि और हम भी सब साधारण किसान हैं, सभी किसानों ने मिलकर अगर तय किया तो कम पानी में हम ज़्यादा खेती कर सकते हैं। विनीत जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि आप जो यहाँ खेती करते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से बाजार तक पहुँचाने का आपने एक प्रबंध किया है। छोटे किसानों के लिए क्या आप सुझाव देंगे, कैसे वो बाजार तक सही दाम पर अपनी फसल पहुँचाएं? किसान मेहनत करना जानता है, लेकिन किसान अपने खेत के सामान को ग्राहक तक पहुंचाना नहीं जानता है। और कई बार अच्छी फसल आने के बावजूद, अच्छा उत्पादन आने के बावजूद उसे जो दाम मिलते हैं दाम ठीक से नहीं मिलते हैं। बिचौलिया, कई बार ट्रेडर्स उसका जो है शोषण करते हैं, ऐसा आपने देखा जाता है। हम हमारे विद्यार्थियों को और हमारे जितने साथी यहाँ पे हैं उनको एक सिखाते हैं कि भाई जिस तरह से खेती करना जरूरी है उसी तरह से मार्केटिंग करना, उसका सेल्स करना भी बहुत ज़रूरी है। 3 बात है कि हार्वेस्ट करने के बाद में, एक बार आपने फसल काट ली, जोतने के बाद में, काटने के बाद में, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, उसका किस तरह से हम इस तरह से प्रोसेस करें, उसकी प्रक्रिया करें कि उसकी लाइफ जो है, सेल्फ लाइफ, जो ज़मीन उसको जो हम
रखते हैं वो उसको कैसे बढ़ाया जाए। एक नंबर 2 जो है, हम उसको बेचने की जो प्रक्रिया है, एपीएमसी मार्केट में जाए या किसी ट्रेडर के पास अगर जाए, तो इसको करने के बदले में अगर हम फॉरवर्ड सेलिंग करें। आज आपको जानकारी अच्छा लगेगा कि हम 2016 जनवरी में हम बैठे हुए हैं और हमने 2017 का जो हमारा फसल है ऑलरेडी बेच चुके हैं हम। तो हम फॉरवर्ड सेलिंग करते हैं, हम ट्रेडर को यहाँ लाते हैं, ज़मीन दिखाते हैं, हमारा पिछला हिस्टोरिकल डेटा जो है, पिछला जो ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड है हमारा कि हमने इतना प्रोडक्शन बनाया, ये उनको बताते हैं, हमारी पद्धति बताते हैं, हम शाश्वत पद्धति करते हैं, हम केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैविक खेती हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम पूरा उनको बताते हैं और ये बताते हैं कि भाई ये ज़मीन पर जो उगेगा आप कितना दाम देंगे, और जो हमें सबसे अच्छा दाम देता है उसको हम बेचते हैं। और हम 100% एडवांस, यानी 100% एडवांस हम ले लेते हैं। आपको मिलाऊंगा भी जो जिन्होंने अभी अब की बार खरीदा हुआ है, और 2017 की हमारी जो फसल है हम ऑलरेडी बेच चुके हैं, उनसे हम पैसे ले चुके हैं। आप देखो तो मेरे जो साथ में साथी है उनके मन में ये घबराहट नहीं कि कल जब उत्पादन आएगा तो उसका हम क्या करें। हमें दाम मिल चुका है, हमें उसका भाव मिल चुका है, और दाम और भाव का मिला है, और हम जितना उत्पादन बढ़ाएंगे उतना हमारा फायदा होगा। ये इसमें जानकारी है जी। तो फॉरवर्ड सेलिंग यानी कि पहले से ही अपनी फसल को, जैसा कि विनीत जी ने बोला कि 2017 तक वो अपनी फसल बेच चुके, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक पद्धति है जिसको कई किसान अपना सकते हैं। मैडम, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो नए बच्चे जो हैं, जो खेती कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं, उनको किन किन चीज़ों से और आप मार्केट के बारे में अवगत कराती हैं, उन्हें क्या क्या बताती हैं कि किस तरह से बाजार में जाया जाए और मार्केटिंग के बारे में सीखा जाए कृषि से संबंधित? जो आसपास के एरिया में बेचा जाता है वो क्रॉप्स वो प्रेफर करे, पहले मार्केट की पढ़ाई करे, बाद में क्रॉपिंग पैटर्न या फिर क्रॉपिंग सिस्टम वो ले। दूसरी बात ये है कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत हो रहा है, तो पारंपरिक और मॉडर्न ऐसे दोनों टूल्स का उन्होंने उपयोग करना चाहिए मार्केटिंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अभी कार्यक्रम को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं उस पार, यानी कि ब्रेक के उस पार। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर कुछ फल और सब्जियां पड़ी हैं इस टोकरी में, और वहाँ 2 टोकरियां पड़ी हैं। वो आगे वाली टोकरी है वो ज्यादा पानी वाली टोकरी है, और इस तरफ वाली जो टोकरी है वो कम पानी वाली टोकरी है। यानी जिस सब्जी या फल को ज्यादा पानी लगता है आपको उस टोकरी में डालना है, और जिस सब्जी या फल को कम पानी लगता है कम पानी वाली टोकरी में डालना है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रतियोगिता का अगला चरण। आपको समझा देता हूं कि खेल के नियम क्या हैं। यहाँ पर कुछ फल और सब्जियां पड़ी हैं इस टोकरी में, जैसा कि आप देख रहे हैं, और वहां 2 टोकरियां पड़ी हैं। वो आगे वाली टोकरी है वो ज्यादा पानी वाली टोकरी है, और इस तरफ वाली जो टोकरी है वो कम पानी वाली टोकरी है। यानी जिस सब्जी या फल को ज्यादा पानी लगता है आपको उस टोकरी में डालना है, और जिस सब्जी या फल को कम पानी लगता है वो सही चयन करके आपको कम पानी वाली टोकरी में डालना है। एक समय पर आप एक ही उठा पाएंगे। अगर आपने एक बारी एक उठा लिया तो दोबारा वही वाला मत ले। एक गाजर आपने अगर उठा ली तो अगली बार फिर गाजर मत उठाइए, कुछ और उठाइए। और इस सब के लिए आपको 2 मिनट का समय मिलेगा। 120 सेकंड। 120 सेकंड, 2 मिनट का समय होगा, जो कि मेरे भोंपू बजाने के बाद शुरू होगा। तो तैयार है? हाँ तैयार है। देवीदास जी? हाँ जी सर। हाँ, मुस्कुराहट आ गई है देवीदास जी के चेहरे पे। तो चलिए देवीदास जी से ही शुरू करते हैं। देवीदास जी, इस बारी आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए मैदान में देवीदास जी। देवीदास जी, बजा दूं भोंपू? हाँ सर। जोर से बोलिए। हाँ सर, बजा दूं? बजा दूं? हाँ। तो आपका समय शुरू होता है अब। दौड़िए। कौन सा फल या सब्जी? एक बार में एक ही? चलेगा, एक ही ले, एक ही किस्म का लिया, बट एक ही लेंगे तो अच्छा है। जिसमें ज्यादा पानी लगता है आगे और जिसमें कम पानी लगता है। जी हाँ, मैं देखूं क्या लेके जा रहे हैं। अच्छा देवीदास जी, ये तंग करेंगे आपको, आप अपना काम करते रहिए, इन पे ध्यान मत देना। देखिए, तोरई और मूली की सब्जी जो है अच्छी बनती है। ये कम पानी वाली टोकरी के लिए लाए हैं मूली, देखिए। ओहो गोपाल जी, आप बहुत तंग नहीं, मैं बता रहा हूँ कौन सा कम पानी। और ये ज्यादा पानी वाली टोकरी में पत्ता गोभी इन्होंने रखी है, और बैंगन भी है।
टमाटर, टमाटर भी ज्यादा पानी वाली टोकरी में लेकर आए हैं देवीदास जी। देवीदास जी दौड़िए। अदरक, अदरक जो है कम पानी वाली टोकरी में रखा है इन्होंने। और अब सोच रहे कौन सा फल, केला, केला लेकर आए हैं। केला भी इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा है। 1 मिनट पूरा हो चुका है, लगभग 1 मिनट का समय और आधा समय आपका पूरा हो चुका है। बीन्स लेकर आए हैं। बीन्स को इन्होंने, बीन नहीं, ये क्या है, चवली, गवार, गवार, गवार की जो भाजी है उसको इन्होंने ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है। करेला, करेला लेकर आए हैं जो कि कम पानी की टोकरी में रखा है। गाजर लेकर आ रहे हैं, गाजर लेकर आ रहे हैं, और गाजर इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा है। कई फल अभी भी बाकी हैं इसमें। और ये लौकी, लौकी को इन्होंने ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है। काफी अच्छा प्रदर्शन है देवीदास जी का, जैसा कि हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। और ये लेकर आए हैं अमरूद, अमरूद को इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में डाला। 2, 1। भोंपू बच गया है। देवीदास जी आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है आप सिंह जी की। आप सिंह जी, आप तैयार हैं? चलिए, पक्का तैयार है? हाँ पक्का तैयार। थोड़ा बॉडी वॉडी खोल लीजिए। कैसे, क्रिकेट खेलने से पहले कैसे करते हैं आप, कैसे करते हैं? हाँ चलिए, तैयार है तो आपका समय शुरू होता है अब। दौड़िए। देखिए मैं भी दौड़ रहा हूँ दर्शकों को ये बताने के लिए कि ये ज्यादा पानी वाली टोकरी में इन्होंने रखी है पत्ता गोभी और अनानास यानी कि पाइनएप्पल इन्होंने रखा है कम पानी वाली टोकरी में। प्याज, प्याज जो कि कच्ची प्याज जो है इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखी है। गाजर लेकर आए हैं, ज्यादा पानी वाली टोकरी में इन्होंने गाजर रखी है। केला, केला इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा है। और अदरक, अदरक को भी इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा है। अब थोड़ा सा संकोच में पड़ गए हैं। ये क्या है? सेब, सेब इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा है। काफी समय है अभी इनके पास। और अनार, एक अनार 100 बीमार वाला अनार। बैंगन ज्यादा पानी वाली टोकरी में। और गवार है, गवार की फल्ली जो है ये इन्होंने ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखी है। करेला लेकर आए हैं, करेला इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा है। जजेस बहुत तल्लीनता से नोट कर रहे हैं। टमाटर, टमाटर ज्यादा पानी वाली टोकरी में गया है। और ये तुरई लेकर आए हैं, तुरई इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखी है। और मूली इन्होंने उठाई थी लेकिन नहीं उठाई। फिर अब ये जो है खरबूज, खरबूजा जिसे कहते हैं वो लेकर आए हैं ज्यादा पानी वाली। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। समय समाप्त। आप सिंह जी बैठ जाइए आप अपने स्थान पर। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत कड़ा मुकाबला है, बहुत रोचक प्रतियोगिता हो रही है। लेकिन वही समय समाप्त हो चुका है आज का। ओहो, चलिए समय समाप्त हो चुका है, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा। कल फिर हम आएंगे। देखते रहिए हमारा एक कार्यक्रम जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए अब देखते हैं कौन है इस हफ्ते के चुनिंदा किसान। हम अपने जजेस से निवेदन करते हैं कि वो इधर आ जाएं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।